हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और लेके आई हूं आपके लिए आज टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ जो है एक सेल से शुरू करता है और धीरे धीरे वही सेल इतनी डिवाइड हो जाती हैं कि उसको एक प्रॉपर शेप में ले आती हैं, उसको उसके प्रॉपर साइज में ले आती हैं। जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चा जो है वो बड़ा होते होते एक पूरा मैन या वुमेन में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम वही सेल डिवीजन लेने वाले हैं और साथ में लेंगे सेल साइकिल। सेल डिवीजन दो फेज है, माइटोसिस और मियोसिस। आज हम लेंगे सिर्फ माइटोसिस। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो बात आती है वो है सेल के केस में। जब हम ये पढ़ेंगे तो दो टर्म्स आएंगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और जब साइटोकाइनेसिस की बात आती है तो उसका मतलब साइटोप्लाज्म अलग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का। सो अब आते हैं फेजेस के ऊपर। तो जो फेज होता है सेल साइकिल का वो होता है G1, S और G2 फेज। और जो बाकी आप देख रहे हैं इसमें माइटोसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और नई सेल्स होंगी और फिर वो दोबारा G1, S, G2 फेज चलता जाएगा। इन सारे फेजेस का जो है अपना अपना रोल है। सो जो माइटोसिस है उसको हम एम फेज भी कहते हैं और उसमें ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब इसमें आते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम 24 घंटे मान के चलते हैं एक सेल साइकिल का डिवीजन, तो इसमें जो इंटरफेज होता है यानी G2 फेज लीजिए, जब इंटरफेज देख रहे हैं जहाँ वो प्रिपेयर करेगी सेल खुद को डिवाइड होने के लिए, ये करीब 95% होता है और 1 घंटे के अंदर ही सारा डिवीजन हो जाता है सेल का। ये मैं तब बात कर रही हूँ जब हम इसको लें अब 24 घंटे के हिसाब से, तो सिर्फ 1 घंटा डिवीजन और बाकी टाइम वो इंटरफेज में रहेगी सेल। सो आप देख सकते हैं कि इंटरफेज कितने टाइम तक रहता है। सो इंटरफेज जो होता है उसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। यहाँ सेल प्रिपेयर करती है ग्रोथ के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए खुद को। सो अब हम एक एक करके सारे जो फेजेस हैं उनके रोल्स देखते हैं। सबसे पहला आता है G1 फेज। यहाँ पे क्या होगा कि स्पेसिफिक एंजाइम बनेंगे, बेस यूनिट्स डीएनए की एक्यूमुलेट होंगी, रेप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ सेल ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन होगा, प्रिपरेशन होगी यहाँ पे ऑफ अदर रॉ मटेरियल्स, सेल ग्रो भी करेगा साइज में। और एक चीज और कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये सिर्फ भी चल रहेगा। G0 फेज एक रेस्टिंग फेज होता है, एक चेक पॉइंट फेज होता है। ये क्या चीज होती है? जब भी कोई सेल मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कोई डैमेज हो गया, तो वो एक रेस्टिंग पीरियड में चली जाती है और जब तक उसको एक सिग्नल ना मिले बॉडी की तरफ से, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो, तब तक वो वापस लौट के सेल साइकिल वाले फेज में नहीं आती है, वो रेस्ट करने चली जाती है। फिर आता है एस फेज, वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, तो आपको याद रखना है कि एस फेज में होता है। अब एस फेज में हो रहा है रेप्लिकेशन, तो हिस्टोन प्रोटीन तो चाहिए होंगे, न्यूक्लियोसोम भी चाहिए और यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। फिर हम आते हैं G2 फेज में। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, आरएनए सबयूनिट सिंथेसिस, ये सब इसमें होता है। इसके अलावा इसमें चेक पॉइंट्स आते हैं जो कि आपके बुक में तो मेंशन नहीं है, बट मैं फॉर जनरल नॉलेज आपको बता दूं। G1S चेक पॉइंट होता है, G2M चेक पॉइंट होता है और एक होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। इनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है कि जब सेल डिवीजन पे आती है, जब वो डिवाइड कर रही होती है, जब इन सारे फेजेस के थ्रू जा रही होती है और वहाँ अगर चेक पॉइंट्स पे कोई गड़बड़ होती है तो उस सेल को हटा दिया जाता है। अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर किया जाता है और अगर वो रिपेयर ना हो पाए तो उसको एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू उसको खत्म कर दिया जाता है। अगर इन चेक पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो जो गड़बड़ वाली सेल है ना, वो ये आगे डिवाइड होती जाएगी एंड इट कैन लीड टू कैंसर। सो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल साइकिल के अंदर। अब हम बात करते हैं एम फेज की यानी माइटोटिक फेज की, जिसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इसके अंदर आप जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेजेस इसमें होते हैं। अब हम एक एक करके
सारे फेजेस लेंगे और देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर फेज के अंदर। सबसे पहले हम आते हैं प्रो फेज में। यहाँ पे जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है ये कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये जो डबल वाला है ना, ये एक क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम इसका एक सिंगल लें तो ये क्रोमैटिड है और ये जुड़ा हुआ है सेंट्रोमेयर से। दूसरी चीज आती है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं क्योंकि इनको एस्टर्स बनाने हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, ये आगे चल के स्पिंडल फॉर्म करेंगे जिसमें ये सब आगे अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल बनता है यहाँ पे पूरा एक। सो ये आगे चल के एस्टर्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे वो फॉर्म करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है इसमें देखिए स्पिंडल फॉर्म हुई, ये सेंट्रोसोम आ गए अपोजिट डायरेक्शन में, ये स्पिंडल फॉर्म हो रही है, ये सेंट्रोमियर होगा और ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे ये यहाँ पे अलाइन हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लाइन में। इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख ही रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए हट चुकी है, ये बाद में फिर आएगी जब ये पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक टर्म आती है और वो कहलाती है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि समझ में आता नहीं है सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर, बहुत ऐसा लगता है कि क्या है, क्या मुसीबत है। तो काइनेटोकोर जो होता है वो ये होता है। आप देख सकते हैं सेंट्रोमेरिक रीजन तो ये हो गया, बट काइनेटोकोर ये हो गया। इसका फायदा क्या है काइनेटोकोर का? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम को अटैच रखता है क्योंकि डिवीजन होने वाला है। एक भी क्रोमोसोम थोड़ा सा भी ढीला हुआ तो डिवीजन में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और आगे कौन सा फेज आएगा? एनाफेज। एनाफेज के अंदर आप देख रहे हैं आपस में सेपरेट हो गए हैं, जो कि इस तरह से अटैच था पहले ही ऐसे, ये यहाँ से बीच में से टूट के एक इधर चला गया एक इधर चला गया। सो एनाफेज के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और सेंट्रोमेर तो जुड़ा ही रहता है इनके साथ। अब हम आगे चलते हैं और वो होता है टीलोफेज। टीलोफेज में अब डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो टीलोफेज में एक फरो बन जाती है और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये फरो यहाँ से बन रही है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों ध्यान रखना है। अलग अलग सब सेपरेट हो गए हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम क्लस्टर हो गए अपोजिट पोल्स पे और अब न्यूक्लियर एनवलप डेवलप कर रही है, जो पहले गायब हो गई थी बीच में क्योंकि डिवीजन स्टार्ट हो गया था इस वजह से। इसके अलावा टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर ये सब वापस आने लग जाते हैं क्योंकि अब नई सेल्स बन रही हैं, इसलिए। साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। इसमें यहाँ पे क्लीवेज फरो बनती है, जैसे मैं आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा ये यहाँ से बाहर से और फिर ये अलग हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं अबाउट प्लांट सेल्स तो यहाँ पे एक सेल प्लेट बनती है जो कि आगे चल के मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है, तब जाके ये अलग अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑर्गेन्स का, जो फॉर्म होना है वो हो जाता है और उसके बाद ये सब अलग हो जाते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें एक सेल प्लेट होगी और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें फरो बनेगा। एक बात और, ये जो फरो बनता है वो तो साइड से बनता है, यहाँ से क्लीवेज फरो जो है, लेकिन इसमें ये यहाँ मिडल से स्टार्ट होती है और फिर ये बनती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके अलावा ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन चलता रहता है। तो फिर वो जो सेल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहलाती है और ये काफी ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। सो अब इम्पोर्टेंस देख लें हम। इम्पोर्टेंस क्या होगी माइटोसिस की? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ग्रोथ ही है, क्योंकि ग्रोथ किसी को बड़ा होना है तो उसके लिए माइटोसिस सेल का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो। एक न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो होना चाहिए, ये नहीं कि साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस ज़्यादा हो गया। मल्टी न्यूक्लिएट सेल में भी अगर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाती है। सो थर्ड आता है रिपेयर।
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की रिपेयरिंग चलती रहती है। सेल्स बार बार रिमूव होते हैं, जैसे स्किन सेल्स है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमूव हो जाते हैं। कई कई जगह की सेल्स रिपेयर होती हैं, जैसे हमारे चोट लगती है, अगर सेल्स वहाँ पे आके रिपेयर का काम ना करें, अगर सेल्स वहाँ नहीं बने तो नई स्किन भी नहीं आएगी। सो इसलिए रिपेयर का काम भी जरूरी है। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा माइटोसिस। आपको कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सरबी साइनिंग ऑफ।